कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक प्राइवेट प्लेन में कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और कुछ वक्त बाद जब प्राइवेट प्लेन में सफर करने का वक्त आता है तो बाकी लोग इस अजीब और बेढंगी महिला को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। पर ये महिला चुपचाप अपना लैपटॉप खोलती है और अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ बाकी लोग आपस में ड्रिंक करके हंसी मजाक कर रहे होते हैं। माहौल को और मजेदार बनाने के लिए एक आदमी सबको उस महिला की एक पुरानी वीडियो क्लिप दिखाता है जो उस महिला ने द लास्ट हीरो नाम के एक सर्वाइवल शो के ऑडिशन के लिए बनाई थी, जिसमें वो शहर के बीचों बीच जंगल में जिंदा रहने के ट्रिक्स दिखा रही होती है। अपने काम में मगन महिला की नजर जब अचानक उन पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से में रोते हुए महिला उस डील के डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देती है, लेकिन उनकी हंसी अचानक चीखों में बदल जाती है जब उनका प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस जाता है। झटके इतने जोर के होते हैं कि जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी वो हवा में इधर उधर गेंदों की तरह उछलने लगते हैं। तभी प्लेन के एक इंजन में भी आग लग जाती है। प्लेन हवा में ही टूटने लगता है और केबिन का प्रेशर खत्म होते ही एक आदमी सीधा बाहर उड़ जाता है। ये आदमी जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी वो उस महिला को पकड़ लेता है। महिला उस वक्त भी अच्छी इंसान होने के नाते उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन खुदगर्ज आदमी अपनी जान बचाने के लिए उस महिला को ही उसकी कुर्सी से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक और आदमी उड़ता हुआ उसकी टांग पकड़ लेता है ताकि वो प्लेन से बाहर ना उड़ जाए। जब आदमी पागलपन में महिला का गला दबाने लगता है तो वो अपने बचाव में एक कांटा पूरी ताकत से उसके हाथ में घोंप देती है। ग्रिप छूटते ही दोनों आदमी उड़कर प्लेन के टूटे हुए हिस्से से बाहर उड़ जाते हैं। महिला खौफ से देखती है कि वो आदमी एक रस्सी में फंस गया है और हवा के दबाव से उसका चेहरा प्लेन के बाहर शीशे पर बार बार जोर से टकरा रहा है। ये खौफनाक मंजर बर्दाश्त से बाहर होने पर महिला खिड़की का पर्दा गिरा देती है। इसी दौरान प्लेन सीधा समंदर की लहरों से टकराता है। प्लेन पानी में तेजी से डूबने लगता है। महिला हिम्मत करके अपनी सीट बेल्ट खोलती है और तैरती हुई एक एयर होस्टेस की लाश के पास से होती हुई प्लेन के उसी टूटे हुए हिस्से से बाहर निकल आती है। खराब मौसम और तूफानी लहरों के बीच महिला को दूर एक आइलैंड नजर आता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरने लगती है। जब कई घंटों बाद महिला को होश आता है तो वो खुद को उसी वीरान आइलैंड की रेत पर पाती है। जैसे ही वो उठकर इस अनजान और खतरनाक आइलैंड का जायजा लेने आगे बढ़ती है तभी अचानक उसे वहाँ प्लेन क्रैश का एक और जिंदा बचा हुआ शख्स मिलता है। और जब वो ध्यान से देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि वही मगरूर अमीर आदमी होता है जो उसका मजाक उड़ा रहा था। जब तक आदमी अपनी जख्मी टांग के साथ बेहोश पड़ा था, महिला अपनी सर्वाइवल स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। उसने आइलैंड पर मौजूद लकड़ियों और सूखे पत्तों से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई ताकि आदमी को धूप की तपन से बचा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो बारिश का पानी जमा करने के लिए एक गड्ढा खोती है और उसमें नारियल के शेल्स रख देती है ताकि प्यास बुझाने का इंतजाम हो सके। जब आदमी को होश आता है तो महिला उसे बताती है कि उन दोनों के अलावा इस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। उसके बाद वो दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाती है और उस पर एक शिकार की हुई मछली भी पकाती है। महिला उस पकी हुई मछली को लेकर आदमी के पास जाती है, लेकिन आदमी का अमीर बाप की औलाद वाला नशा अभी उतरा नहीं था। वो उस मछली को देखकर ऐसे मुंह बनाता है मानो उसे किसी 5 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट का खाना चाहिए हो। शाम के वक्त समंदर के किनारे बैठी महिला अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। जिंदगी में शायद पहली बार उसे लग रहा था कि वो अपनी सही जगह पर है, लेकिन आदमी का मिजाज इससे बिल्कुल उलट था। आइलैंड की ये छोटी सी झोंपड़ी उसके नखरों और उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत छोटी थी। वो इस उम्मीद में था कि कब कोई आए और उन्हें बचाकर वापस शहर की आरामदेह जिंदगी में ले जाए। असल में इस पूरे हादसे की शुरुआत अचानक नहीं होती। इस कहानी के तार जुड़ते हैं प्रेस्टन कॉर्पोरेशन के चमकते हुए ऑफिस से, जहां ये महिला लिंडा काम करती है, जो दिन रात सिर्फ इस उम्मीद में मेहनत करती है कि एक दिन उसका काम उसे कंपनी में अच्छी पोजीशन दिलाएगी। मगर अफसोस, उसका बॉस डोनोवन एक नंबर का हरामी निकलता है। वो उसकी शराफत का फायदा उठाकर न सिर्फ लिंडा की मेहनत का क्रेडिट खाता है बल्कि उसकी बनाई हुई जबरदस्त रिपोर्ट्स को अपना बताकर ऊपर तक वाहवाही बटोर लेता है। ऑफिस में लिंडा के बाकी कोलीग्स भी उसे अजीब समझते हैं और उससे दूर दूर रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ तक कि कोई उसे ऑफिस के बाद किसी पार्टी या हैंग आउट पर इनवाइट तक नहीं करता। लेकिन इन सब के बावजूद लिंडा अपनी उम्मीद नहीं हारती। दरअसल कंपनी के लेट फाउंडर को हमेशा से लगता था कि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए लिंडा से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं। और अब लिंडा को पूरी उम्मीद होती है कि जब फाउंडर का बेटा ब्रैडली प्रेस्टन अपने बाप की कुर्सी पर बैठेगा तो उसे
उसका हक जरूर मिलेगा। अपने दिल की ये आखिरी उम्मीद वो घर आकर अपने पालतू तोते कराटे से शेयर करती है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब ब्रैडली ऑफिशियली बॉस की कुर्सी संभालता है तो वो लिंडा की जगह अपने पुराने दोस्त डोनोवन को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे देता है। जब लिंडा को इस धोखे का पता चलता है तो वो सीधा ब्रैडली के पास जवाब मांगने पहुंचती है। ब्रैडली साफ अल्फाज में कह देता है कि लिंडा एक बहुत अच्छी वर्कर है, लेकिन एक बॉस दिखने के लिए पर्सनैलिटी चाहिए होती है। वो उसे ताना मारता है कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि खुद को भी प्रेजेंट करना और बेचना आना चाहिए। इन सब बातों के बावजूद ब्रैडली उसे अपने साथ एक अहम बिजनेस ट्रिप पर चलने का आखिरी मौका देता है, जहां एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है। पर सच तो ये था कि ब्रैडली और डोनोवन दोनों को ही कंपनी के कोर बिजनेस का कख पता नहीं था, इसलिए डील फाइनल करने के लिए उन्हें लिंडा के दिमाग की सख्त जरूरत थी। इसी मीटिंग के बीच ब्रैडली की फियांसी झूरी आ जाती है। ब्रैडली उसकी खातिर मीटिंग वहीं रोक देता है और जाते जाते लिंडा को एक बार फिर जलील करते हुए कहता है कि उसके केबिन से अजीब सी बदबू आती है क्योंकि वो वहीं बैठकर लंच करती है, जिसकी बाकी लोग भी शिकायत करते हैं। इस दर्दनाक बेइज्जती से टूटी हुई लिंडा ऑफिस से निकलकर पार्किंग लॉट में जाकर फूट फूट कर रोती है, जहां से कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। ब्रैडली वापस जाने के लिए मर रहा था, लेकिन लिंडा को शहर की जिंदगी से ज्यादा इस आइलैंड पर मजा आ रहा था। ब्रैडली हैरान होता है कि लिंडा ने अभी तक मदद के लिए कोई सिग्नल क्यों नहीं बनाया। इस पर लिंडा मुंह तोड़ जवाब देती है कि वो उनके जिंदा रहने के इंतजाम, खाना, पानी और आग जुटाने में मसरूफ थी। बातों बातों में माहौल थोड़ा गर्म होने लगता है जब ब्रैडली गुस्से में याद दिलाता है कि वो अब भी उसका बॉस है और उसे उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो अपने बॉस के इस अकड़े हुए और मगरूर रवैये से तंग आकर लिंडा अपना सामान उठाती है और ब्रैडली को उसके हाल पर अकेला छोड़कर कैंप से निकल जाती है। जब सूरज ढलता है और जंगल की डरावनी आवाजें ब्रैडली को घेर लेती हैं, तब उसे एहसास होता है कि आइलैंड पर ऑफिस का स्टेटस नहीं, सर्वाइवल की ताकत चलती है। अगली सुबह लिंडा अपने हाथ में एक भाला और पीने का पानी लेकर वापस आती है ताकि अपने बॉस को याद दिला सके कि अब वो किसी ऑफिस में नहीं है। यहाँ किसी के सोशल स्टेटस की कोई औकात नहीं, यहाँ सिर्फ सर्वाइवल स्किल्स काम आएंगी। लिंडा बताती है कि वो उनके खाने के लिए एक जंगली सुअर का शिकार करने जा रही है, क्योंकि पता नहीं उन्हें यहाँ कितने दिन रहना पड़े। जंगल की घनी झाड़ियों में भटकते हुए आखिरकार उसने एक जंगली सुअर ढूंढ ही लिया। लिंडा दिमाग चलाती है और उसे एक जाल में फंसाकर ऊपर से हमला करती है। एक बार काफी नहीं था, जख्मी सुअर लगातार हमला करता रहा, इसलिए लिंडा ने उसे अपनी लकड़ी के भाले से तब तक मारा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। खून में लथपथ लेकिन शिकार के साथ लिंडा वापस ब्रैडली के पास कैंप पहुंचती है। उस शाम आग के सामने उस शिकार को पकाकर खाते हुए दोनों के बीच माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है। अगले दिन आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए लिंडा को एक खूबसूरत झरना मिलता है। पिछले कई दिनों की धूल और पसीने को धोने के लिए वो इस नेचुरल शावर का मजा लेती है। तभी अचानक उसकी नजर दूर समंदर में गुजर रही एक बोट पर पड़ती है, पर वो यहाँ एक अजीब फैसला करती है। वो मदद के लिए कोई आवाज नहीं लगाती। वो चाहती थी कि वो इसी आइलैंड पर रहे, क्योंकि ऑफिस की उस घुटन भरी और ताने मार जिंदगी से बेहतर उसे यहाँ का आजाद माहौल लग रहा था। कैंप वापस आकर वो ये बात ब्रैडली से छुपा लेती है, लेकिन ब्रैडली इस बात से शदीद गुस्से में था कि प्लेन क्रैश को 2 हफ्ते हो चुके हैं और लिंडा अब तक उन्हें बचाने के लिए कोई सिग्नल नहीं बना रही। उन दोनों के बीच काफी बहस होती है और ब्रैडली अकेले ही जिंदा रहने का फैसला करके वहाँ से निकल पड़ता है। जाते जाते लिंडा उसे ताना मारती है कि वो बस एक बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बेटा है, जिसकी कंपनी भी खुद उसके बाप की बनाई हुई है। गुस्से में ब्रैडली पलट कर कहता है, यू आर फायर्ड, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। लेकिन इस खोखली धमकी पर लिंडा को सिर्फ हंसी आती है। ब्रैडली का अकेले जीने का हर तजुर्बा फेल हो जाता है। वो न पानी जमा कर पाता है, न घर बना पाता है। हाल ये हो जाता है कि उसे जिंदा रहने के लिए घिनौने कॉकरोचेस खाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ लिंडा एक शानदार वेकेशन जैसी जिंदगी जी रही थी। जब ब्रैडली को एहसास होता है कि इन कीड़ों की अजीब डाइट से उसका पेट भरने के बजाय वो उल्टा बीमार पड़ जाएगा, तो वो हार मानकर लिंडा के पास माफी मांगने वापस आता है। उसने काफी देर तक जलील होकर उससे माफी मांगी। लिंडा उस पर तरस खाती है और कहती है कि वो उस जैसी नहीं है। उसे दूसरों को नीच दिखाने में कोई मजा नहीं आता। वो उसे वापस अपने कैंप में आने और अपना लाया हुआ खाना खाने की इजाजत दे देती है।
कुछ दिन बाद लिंडा उसे आइलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाती है। वहां तक जाने का रास्ता एक गहरी खाई के ऊपर बनी पतली सी पगडंडी से होकर गुजरता है, लेकिन ऊपर पहुंचकर समंदर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। वहां लिंडा उसे अपनी स्किन पर जहरीली बेरीज का रस लगाकर उनकी पहचान करना सिखाती है। वापस आते वक्त घनी बेलों के बीच से गुजरते हुए लिंडा अचानक पहाड़ से गिरने ही वाली होती है कि ब्रैडली उसे खींचकर बचा लेता है। हालांकि उसने यह किसी इंसानियत की वजह से नहीं किया था, बल्कि उसे अच्छी तरह पता था कि लिंडा के बिना वो इस आइलैंड पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। कैंप में आकर लिंडा कोयलों पर कच्चे केले पकाती है और बताती है कि उसने यहाँ के फलों से एक देसी वाइन भी बना ली है। ड्रिंक पीते हुए दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। अगली सुबह का हैंगओवर अभी उतरा नहीं था कि आइलैंड पर एक भयानक तूफान आ जाता है जो उनके कैंप को तबाह कर देता है और ब्रैडली एक गिरते हुए पेड़ के नीचे दबने ही वाला होता है कि लिंडा उसे बचा लेती है। दोनों अपनी जान बचाकर समंदर के किनारे एक गुफा में पनाह लेते हैं। ठंड से बचने के लिए दोनों को अपने गीले कपड़े निकालने पड़ते हैं और एक दूसरे की बॉडी हीट से खुद को गर्म रखना पड़ता है। जब तूफान रुकता है और मौसम साफ होता है तो लिंडा खुद को गुफा में अकेला पाती है। वो ब्रैडली को जंगल में ढूंढती है। वो देखती है कि ब्रैडली वहाँ लकड़ियों से कुछ बना रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि लिंडा उसे अब भी देखे। आखिरकार वो दोनों मिलकर उस तबाहशुदा कैंप की जगह एक नया और मजबूत कैंप बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ऊंचाई पर। अब दोनों मिलकर कैंप बनाते हैं और 2 लोगों के काम करने से झोपड़ी भी तेजी से तैयार हो जाती है। खैर, एक शाम ब्रैडली अपनी बदतमीजी भुलाकर लिंडा का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि लिंडा ने उसकी जान बचाई और उसे आइलैंड पर जीना सिखाया। इसी एहसान के बदले ब्रैडली ऑफर करता है कि आज रात का खाना वो बनाएगा, लेकिन अफसोस ये कोई दोस्ती का हाथ नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश थी। शाम को खाना खाते ही अचानक लिंडा की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन ब्रैडली इस पर बिल्कुल हैरान नहीं होता क्योंकि उसने खाने में जहर मिला दिया था। उसका प्लान था कि वो सारा सामान और सप्लाईज चुराकर अपने बनाए हुए लकड़ी की कश्ती पर इस आइलैंड से निकल जाए, पर जिसे आम जिंदगी में अपने काम ठीक से ना आते हों, वो भला समंदर की लहरों से क्या मुकाबला करेगा। समंदर की तेज लहरों में उसका बनाया हुआ राफ्ट टूट कर बिखर जाता है और ब्रैडली पानी में डूबने ही वाला होता है कि आखिरी वक्त पर लिंडा उसे बचा लेती है। जहर की वजह से अपनी हालत खराब होने के बावजूद लिंडा उसे पानी से बाहर निकालती है और सीपीआर देकर उसकी जान बचाती है। लिंडा उस पर गुस्सा करने के बजाय चुप रहती है क्योंकि ब्रैडली इतना बड़ा लूजर था कि उसने खाने में जहर की क्वांटिटी भी ठीक से नहीं डाली थी। लेकिन लिंडा अब किसी रहम के मूड में नहीं थी। बदला लेने के लिए वो चुपके से ब्रैडली को एक पहले से पकड़े हुए ऑक्टोपस के न्यूरोटॉक्सिन से पैरालाइज कर देती है। वो जिंदा तो था, सब सुन और देख भी रहा था, पर हिल नहीं सकता था। तभी लिंडा उसे सजा देने के लिए एक धारदार चाकू निकालती है और उसके करीब आती है। ब्रैडली खौफ के मारे चीखना चाहता है पर आवाज नहीं आती। हालांकि वो उस चाकू से सिर्फ एक चूहे को मारती है, पर वो ब्रैडली के दिमाग में ये खौफ बिठाने में कामयाब हो जाती है कि इस आइलैंड पर लिंडा ही सब कुछ है और ब्रैडली की औकात एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। अब इस अमीरजादे को ये कड़वा सच मानना ही पड़ता है। ये समझते हुए कि अब उन्हें कोई नहीं बचाएगा तो ब्रैडली चुपचाप लिंडा की हर बात मानने लगता है और उसके इशारों पर काम भी करने लगता है। लेकिन एक दिन जब लिंडा जंगल में फल तोड़ रही थी, उसकी नजर समंदर में एक छोटी बोट पर पड़ती है और इस बोट पर जो थी उसे देखकर लिंडा के होश उड़ गए। वो ब्रैडली की मंगेतर झूरी थी। प्लेन क्रैश के बाद से झूरी पागलों की तरह अपने होने वाले दूल्हे को ढूंढ रही थी, जबकि गवर्नमेंट की रेस्क्यू टीम ने कब का हार मान लिया था। लिंडा शॉक होती है और किसी तरह झूरी और उसके बोटमैन से मिल लेती है। जब वो लोग आइलैंड के अंदर आ रहे होते हैं तब रास्ते में बातों ही बातों में लिंडा को पता चलता है कि उन्हें ढूंढने सिर्फ ये दोनों आए हैं, इनके अलावा पीछे कोई सर्च टीम नहीं है। ये जानते ही लिंडा के दिमाग में एक शैतानी और खौफनाक प्लान आता है। वो चालाकी से उन दोनों को पहाड़ के उस खतरनाक और पतले रास्ते पर ले जाती है जहाँ खाई थी। लिंडा झूरी को आगे आगे चलने देती है और जैसे ही झूरी का पांव एक कमजोर पत्थर पर पड़ता है वो फिसल कर सीधा गहरी खाई में जा गिरती है। बोटमैन उसे बचाने को झुकता है पर लिंडा चुपचाप पीछे हटकर इन दोनों के खाई में गिरकर मरने का तमाशा देखती रहती है। इन 2 कत्लों के बाद जब लिंडा कैंप वापस आती है तो थोड़ी परेशान और बेचैन सी हो जाती है।
ब्रैडली नोटिस करता है कि कोई चीज लिंडा को अंदर ही अंदर खा रही है। अपने गुनाहों के बोझ तले लिंडा अपना काम काज छोड़ देती है और ब्रैडली को अकेला शिकार पर जाने देती है। दूसरी तरफ समंदर के किनारे एक जंगली स्वर का पीछा करते हुए ब्रैडली की नजर रेत में दबी एक लाश पर पड़ती है। जब वो उस लाश की उंगली में अंगूठी देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो लाश झूरी की थी। ब्रैडली फौरन समझ जाता है कि ये जरूर लिंडा का ही काम है। वो गुस्से में आग बबूला होकर कैंप आता है और रिंग दिखाकर लिंडा पर खून का इल्जाम लगाता है। लिंडा बहाना बनाती है कि वो एक्सीडेंट में मरी थी और मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया ताकि तुम और परेशान ना हो जाओ। लेकिन इस बार ब्रैडली को पिछली कहानी भी याद आ जाती है। लिंडा का पहला हस्बैंड भी तो इसी तरह उसके एक प्लान शुदा एक्सीडेंट में मरा था। जैसे ही ब्रैडली अपना चाकू निकालता है लिंडा समझ जाती है कि अब सच सामने आ चुका है और वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगती है। जंगल में दोनों के बीच एक भयानक और खूंखार लड़ाई शुरू होती है। लिंडा पीछे से हमला करके उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। इस खतरनाक फाइट में लिंडा अपने दांतों से उसे कुत्तों की तरह काटती है तो ब्रैडली उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है। तभी लिंडा उसे एक पत्थर दे मारती है और झूरी की वो अंगूठी जो उसने लड़ाई के दौरान अपने दांतों से खींच ली थी एक साइको की तरह सीधा निगल जाती है। जब ब्रैडली दोबारा उस पर झपटता है तो लिंडा अपने चाकू से उस पर जोरदार वार करके उसे जख्मी कर देती है। जान बचाकर भागता हुआ ब्रैडली आइलैंड के दूसरे हिस्से में कांटेदार झाड़ियों के पास पहुंचता है जहां जाने से लिंडा ने उसे मना किया था। लेकिन वहां पहुंचते ही ब्रैडली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां कोई खतरनाक जंगल नहीं बल्कि एक आलीशान विला था। जब वो घबराता हुआ उस बंगले के अंदर दाखिल होता है तो वहां महंगे खाने पीने का ढेर सारा सामान पड़ा था। तभी अचानक उस बंगले के लाउड स्पीकर्स पर लिंडा की आवाज गूंजती है। वो सब कुछ सच बता देती है। वो बताती है कि उसे इस आलीशान विला के बारे में बहुत पहले से पता था। उसने उस दिन झरने के पास जिस कश्ती को देखा था वो इस विला के सर्वेंट की थी। उसने चुपके से उनका पीछा किया और सिक्योरिटी कोड याद कर लिया और उससे जो चाकू मिला था वो उसने यहीं से चुराया था। सबसे खौफनाक सच ये था कि लिंडा चाहती तो उन्हें कब का बचा लेती, लेकिन वो इस आइलैंड से जाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वो चोरी छुपे यहाँ आती, अच्छा खाना खाती और ऐश करती। और उसने ब्रैडली से ये सच्चाई इसलिए छुपाई ताकि वो उस पर अपनी बॉसगिरी चला सके। यही वजह थी कि उसने झूरी और बोटमैन दोनों को बेरहमी से मार दिया ताकि इस आइलैंड पर उसका राज ऐसे ही चलता रहे। तभी सामने के दरवाजे से लिंडा हाथ में एक बड़ी शॉटगन लेकर निकलती है और बंदूक ब्रैडली पर तान देती है। ब्रैडली डर के मारे रोने लगता है और रोते हुए झूठी कहानियां सुनाता है। वो कहता है, मैं सब समझ गया हूँ, मुझे अब असली खुशी मिल गई है और मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ। मैं जिंदगी भर यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लिंडा भी थोड़ी देर के लिए इमोशनल होती है मगर ब्रैडली मौका देखकर उससे बंदूक छीन लेता है और जीत की मुस्कुराहट के साथ उसे क्रेजी बिच कहकर ट्रिगर दबाता है। क्लिक। लेकिन अफसोस बंदूक में कोई गोली थी ही नहीं। जवाब में लिंडा दीवार पर टंगी हुई एक लोहे का भारी गोल्फ क्लब उठाती है और ब्रैडली को उसी से बुरी तरह पीट पीट कर मार डालती है। अब ठीक 1 साल बाद का सीन आता है। प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर के नाम से लिंडा आज पूरी दुनिया की नजरों में मशहूर हो चुकी है। उसकी लिखी हुई सर्वाइवल बुक दुनिया की बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है जिस पर अब एक हॉलीवुड मूवी भी बनने जा रही है और आज वही लिंडा को हम एक अमीर सेलिब्रिटी के रूप में गोल्फ खेलते हुए देखते हैं। आखिरी सीन में लिंडा अपनी सबसे महंगी कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार में अपने फेवरेट पालतू तोते कराटे के साथ बैठी चश्मा लगाकर कैमरा की तरफ एक किलर मुस्कुराहट के साथ देखती है और इसी के साथ हमारी ये भयानक और माइंड ब्लोइंग फिल्म खत्म होती है।